तो हम दे रहे हैं आपको सबसे बड़ी खबर जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और वो बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं। उठो, बस इतने में पीछे से आवाज आई, श्रीमती जी की उठो, देखो दरवाजे पर कौन है, दूध वाला होगा, दूध ले लो। खुल गई नींद मेरी। हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। ये कोई मजाक आपके साथ नहीं है, ना ही मुझे कोई सनसनी फैलाने का शौक है ना ही मैं कोई ये चाहता हूं कि मेरे दरवाजे पे ईडी, सीबीआई, पुलिस और इनकम टैक्स और तमाम और जितनी भी संस्थाएं हैं वो आके घर से उठा के ले जाएं और मुझे भी वहाँ केजरीवाल जी और सुकेश के साथ बिठा दें। ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं। लीगल ऑब्जर्वर एक गंभीर चैनल है। दरअसल ये बात जो मैंने कही, ये मुझे नींद में आया, एक सपना था। अब सपना तो आ ही सकता है किसी को, मैं भी आम आदमी हूँ तो मुझे भी सपना आ सकता है। आम आदमी से मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा आम आदमी मतलब कॉमन मैन, आम आदमी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पिछले दिनों जो मैंने वीडियो बनाई तो पीछे ये जो भगत सिंह जी की फोटो रखी है, इस पे लोगों के कमेंट आ गए कि ये तो आप भैया, ये मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, मेरे घर के पीछे कुलतार सिंह जी जो भगत सिंह के चचेरे भाई थे, ये फोटो मुझे उन्होंने गिफ्ट की थी, ये भगत सिंह जी की ओरिजिनल फोटो है। तो मैं उनकी आइडियोलॉजी में यकीन रखता हूँ, इसलिए फोटो पीछे लगी है। इसका आम आदमी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। डिस्क्लेमर, एक्चुअली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा लेना देना नहीं है। तो अपना तो केवल एक ही वो है कि देश को सही जो कानूनी मुद्दे हैं उनके बारे में बताएं, कानूनी जागरूकता देश में होनी चाहिए, बस इतनी ही अपनी कोशिश है। तो मैं बात जो कर रहा था, जो सपना मुझे कल आया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के चुनाव लड़ने का, तो ये तो आ ही सकता है, ये तो हो ही सकता है, इस पे कोई रोक तो है नहीं देश में। भाई, अभिजीत गंगोपाध्याय जी को किसने रोक लिया? कलकत्ता वाले हमारे जज, जो अब वहां से चुनाव लड़ रहे हैं वेस्ट बंगाल से। ऐसे ही तो हुआ 48 घंटे में, इधर से उन्होंने इस्तीफा दिया, इधर स्वीकार हुआ। तो भाई चंद्रचूड़ जी को कौन रोक सकता है, या किसी और जज को कौन रोक सकता है? परंपरा नहीं है, लेकिन रोक भी तो नहीं है ना, संवैधानिक रोक तो है नहीं इस देश में, कोई कूलिंग ऑफ पीरियड तो है नहीं। यही सवाल तो मैं आपके सामने खड़ा कर रहा हूं। ठीक है, तो एक मिनट के लिए अगर मानिए मेरा ये सपना सच होता या हो सकता है, इसका फैसला किसके हाथ में है? एक ही आदमी के हाथ में है, और वो है खुद जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। अगर वो ठान लें, मान लें, तय कर लें, तो कौन सी वैधानिक रोक है उनके चुनाव लड़ने पर? नहीं है ना। और अगर वास्तव में ऐसा हो जाए तो विपक्ष का तो मतलब सारा किस्मत ही खुल जाएगी। मोदी जी का जो ये चक्रवर्ती सम्राट वाला पूरा का पूरा अभियान है ना, हमें हेलीकॉप्टर जमीन पे आ जाएगा। विपक्ष की रातों रात विपक्ष का जो पूरा मूवमेंट है उसके पंख लग जाएंगे, 400 पार नहीं 500 पार हो जाएंगे। आज की तारीख में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब की लोकप्रियता का जो आलम है, आप ही बताइए। अच्छा, मैं गलत कह रहा हूं तो अगर वो ऐसा कर ले तो बताइए, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, होगा नहीं होगा, मेरे हाथ में नहीं। लेकिन मैं एक बहुत गंभीर बहस की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो सवाल है वो ये कि जुडिशरी में कोई कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हमने बात की थी जस्टिस वी गोपाल गौड़ा जी से, आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, हमने सवाल उठाया था जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, गांगुली, मतलब दोनों एक ही होते हैं वहाँ बंगाल में। तो गंगोपाध्याय साहब जो जस्टिस हैं, उन्होंने जब चुनाव लड़ने का तय किया और उनकी और बीजेपी की बातचीत हुई, और फिर बीजेपी ने कहा कि आ जाओ भाई, और वो चले भी गए और हो गया। उन्होंने खुद ही बोला कि संपर्क में थे। तो ये बात असंभव तो नहीं है ना, अप्रत्याशित लग सकती है। जुडिशरी के जो परंपरा, जुडिशरी की जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, लेकिन एक मिनट के लिए कोई अभूतपूर्व स्थिति ऐसी बने तो क्या होगा? सवाल ये है। ठीक है, तो इस पर आप अपनी राय हमें दीजिए, हमें बताएं आपका क्या सोचना है। लीगल ऑब्जर्वर का मानना यह है कि जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में या लोअर जुडिशरी में दूसरी सर्विसेज की तरह जरूर कोई ना कोई कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। इस बात की आशंका, संभावना रोकने के लिए, वरना जो आज आम आदमी का, देश का तमाम इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चंडीगढ़ मेयर का मामला हो, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात हो, जो भी बात जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इन दिनों कह रहे हैं, कर रहे हैं,
करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह का रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, टाइमिंग थोड़ी सी ऐसी हो गई है कि उसके राजनीतिक मायने निकाला जाना स्वाभाविक है। देश चुनाव की तरफ है, 10 साल से मोदी जी का शासन है, बहुत सारे लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग शायद उनके कामकाज से या उनकी आइडियोलॉजी से या उनके तरीक़ों से सहमत नहीं है। तो ये तो अधिकार है, वोटर का अधिकार है, देश का अधिकार है, आम आदमी का अधिकार है, ये तो अलग मामला है। लेकिन क्योंकि जुडिशरी में जो निर्णय उन्होंने लिए उसकी वजह से जो एक परसेप्शन कह लीजिए, एक पूरे देश में एक जनमत ओपिनियन जो पूरा बन रहा है, वो यही बन रहा है ना कि भाई बंदे में दम है और ये तो कानून की बात कर रहा है, दबाव में आ नहीं रहा है किसी के भी। सरकार जितनी भी कोशिश करे तो भले ही अच्छा लगे सरकार को या ना लगे, वो अपने फैसले दे रहा है। तो लोग, आम आदमी उसको एक बहुत बड़े बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे जुडिशरी को देख रहा है, सीजेआई को देख रहा है। लोकतंत्र के अंदर जो एक संस्थाओं की कि संवैधानिक प्रिंसिपल के हिसाब से संस्थाएं चलनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हमने अभी कल परसों ही एक इंटरव्यू किया था, परकाला प्रभाकर साहब हैं, देश के चोटी के इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। चंद्रबाबू नायडू, चिरंजीवी जब उन्होंने अपनी प्रजाराज्यम पार्टी लॉन्च की थी तो उसके जनरल सेक्रेटरी थे, कम्युनिकेशन हेड थे। अमरावती जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनने जा रही थी, नहीं बन पाई, उसके मास्टरमाइंड रहे। मतलब पूरी ख्याति है उनकी। और साथ ही उनका एक और भी परिचय है जो वैसे तो लेकिन महत्वपूर्ण है, वो ये है कि उनकी पत्नी परकाला साहब की, वो इस देश की हमारी जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर है ना, निर्मला सीतारमण जी, वो उनकी पत्नी भी हैं। अब हालांकि दोनों जेएनयू में मिले, पढ़े। परकाला साहब की तो पुरानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड रही है, उनके फादर, उनकी मदर दोनों ही पॉलिटिक्स में थे, एमएलए रहे हैं। मदर तो उनके अभी हैं, फादर का तो उनका देहांत हो गया था। तो डॉक्टर परकाला प्रभाकर एक प्रतिष्ठित राजनीतिक फैमिली से आते हैं। निर्मला सीतारमण जी तो शायद उसके बाद राजनीति में आई हैं, लेकिन वो फिलहाल देश की वित्त मंत्री हैं। और मैंने अभी परकाला साहब को तो आपका बताया, तो उनकी जो किताब है उसमें उन्होंने पूरा 10 साल के मोदी साहब के हर, मतलब उनकी निगाह में तो मोदी साहब किसी भी चीज़ के लायक नहीं है, ना सरकार चलाने के, ना राजनीति के, ना प्रधानमंत्री के, ना इकोनॉमी के। ये उनके विचार हैं भाई साहब, फिर कह रहा हूँ, ये उनके विचार हैं जो उन्होंने अपनी किताब में अभिव्यक्त किए हैं। और किताब पूरे देश में ठीक ठाक बिक रही है। भाई ऐसी तो चीज़ें चर्चा में आ ही जाती हैं। हमारे परिचित है तो हमने उनसे इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, ये स्कैम इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम है। ये उन्होंने कहा मोदी गेट है। और उन्होंने कहा कि ढक्कन बंद हो जाएगा इससे बीजेपी का, ये अकेला कांड ही निपटा देगा। अब ये तो पब्लिक डिबेट में है मामला, ये तो उनकी राय है। इतने पढ़े लिखे, इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो मेरी क्या हैसियत कि उनकी बात से मैं कोई सहमत या असहमत हूँ। जो बात थी वो हमने आपके सामने रख दी। ये तो 4-5 जून तक सारी बातें आ ही जाएंगी। हमारे काफ़ी दर्शकों ने कमेंट किया कि क्यों ये कर लिया भैया। तो हम ना तो हम इधर हैं ना हम उधर हैं, हम तो आपके साथ हैं, बीच में है ना। आप मतलब फिर आप पार्टी नहीं, दर्शक, देश के नागरिक उसके साथ है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हमने ये जानकारी रखी। तो उनका भी कहना यही है, ठीक है। तो ये जो पूरी बहस खड़ी हुई इलेक्शन बॉन्ड की, इलेक्टोरल बॉन्ड की, अभी जो नई सूचना आई है कि सरकार ने मतलब 3 दिन पहले ही सरकार ने इलेक्शन नए 10,000 करोड़ के आसपास के इलेक्टोरल बॉन्ड छापने का उन्होंने जो है ऑर्डर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये असंवैधानिक है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको अब बड़ा स्कैम कहा जा रहा है, उसके 3 दिन बाद सरकार को डिलीवरी हुई उन बॉन्ड्स की जिसकी छपाई सरकार ने दी थी। अब वो तो देनी थी सरकार को, इलेक्शन सिर पे आ रहे थे, तो उस समय तक तो कोई जजमेंट नहीं आया था, तो प्रिंट करने के लिए दे दी। अब ये आरटीआई से निकली है इन्फॉर्मेशन, अपने लोकेश बत्रा जी जो ट्रांसपेरेंसी कैंपेनर हैं उनकी तरफ से जानकारी मिली है मुझे भी और पूरे देश को भी। तो उसमें जो आरटीआई लगाई थी उन्होंने, तो ये सरकार से, एसबीआई से, जो विभाग उस काम को देख रहा था उससे प्राप्त जानकारी के आधार पर यह सूचना निकली। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट मेरा ये है कि जो लोकप्रियता इस समय चंद्रचूड़ जी को मिली है वो इस वजह से मिली है कि वो इस समय देश की चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हैं और उनके फैसले से ना केवल देश की तकदीर, एक पूरी ओपिनियन बनती है। और इस समय वो इसीलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि वो जो फैसले ले रहे हैं वो लगता है लोगों को कि वो
आसान बात नहीं है। जो ताकतें हैं, जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, वो तो दरअसल ये चाहता है ना कि उसके हिसाब से चले चीज़ें। उन्हें कहाँ मंजूर होगा। और ये कई बात आई भी है सामने, मोदी जी ने इस तरह के कमेंट किए खुद। अभी जो रिसेंट 600 लोगों की जो चिट्ठी सामने आई, उसके बाद जो मोदी जी ने कमेंट किया, उससे अंदाजा लग ही सकता है आपको। पूरे देश में बवाल मचाई हुआ है उस पर कि 600 वकील आ गए, कि जुडिशरी पे दबाव पड़ रहा है। तो दोनों तरह की लॉबी है ना, दोनों तरफ की लॉबी। एक वो लॉबी जो इसका अपने एडवांटेज के लिए एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना चाहती है, पॉलिटिकल मीनिंग निकालना चाहती है। वो सरकार की नाकामी को, सरकार के निकम्मेपन को, सरकार की तानाशाही को, सरकार के साथ जो भी उनकी गैर इत्तफाक है, सरकार से जो भी उनके ग्रेवियांस हैं, उसको वो आगे पहुंचाने के लिए, उसको साबित करने के लिए, उसके समर्थन में, अपनी दलील के समर्थन में वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के फैसलों का, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इलेक्शन में एक मुद्दा तो बन ही गया है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जुडिशरी में कोई कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वरना ये कैसे तय करेगा देश। कल को आप ही मुझे बताइए, थोड़ी सी वाइल्ड थिंकिंग है, लेकिन आजकल जो हो रहा है, जिस तरह का क्विड प्रो आज चल रहा है, अब कोई सिद्धांत मूल्य हमें तो नहीं दिख रहे भाई, आपको दिखते हो तो बताइएगा। या तो रातों रात, बल्कि रातों रात में तो काफ़ी टाइम होता है, यहाँ तो मिनटों में हो रहा है। इधर सूचना आई कि साहब आपको टिकट नहीं मिला, पहले से सेटिंग थी, आप उधर चले गए। ठीक है, ये देख लो, आप खबरें खुद ही पढ़ लो। मतलब उसमें रिंकू बिट्टू, ये रिंकू बिट्टू कौन है? ये पंजाब में असल में फैशन है ना, नामों के आगे रिंकू पेट नेम बनाते हैं वो लोग। तो उसमें रिंकू साहब हैं, अवनीत सिंह बिट्टू जी हैं, बेअंत संघ के पोते हैं, उनकी भी पॉलिटिकल लॉयल्टी उन्होंने स्विच कर ली। रिंकू साहब आप पार्टी के एमपी थे, खट से इधर गए चले गए और फट से उनको टिकट मिल गई। अब वो विनोद खन्ना वाली जो सीट थी, जहाँ से बाद में सन्नी देओल जी लड़ रहे थे, उस वाली सीट से उनको बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बाकी लंबी लिस्ट में कितने नाम गिनाऊं आपको, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे ही हो रहा है, कोई मतलब कुछ नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कल देश को ये पता चले कि रिटायरमेंट के अगले दिन चंद्रचूड़ साहब ही खड़े हो गए, बताइए, सोचना तो पड़ेगा ना। ये ख्याल तो मन में आता ही है ना। अब कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छी कल्पना होगी, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यही होना चाहिए, कर ही दो। अब मतलब अब तो यही हो जाएगा कि छोड़ो बॉस, बहुत कर लिया सुप्रीम कोर्ट में काम, आ जाओ आप तो इधर से लड़ो आप, है ना। तो इस पर हमें एक स्वस्थ लोकतंत्र के तौर पे मुझे लगता है सोचने का वक्त आ गया है। कोई ना कोई कूलिंग ऑफ पीरियड, कोई ना कोई मतलब एक चेक एंड बैलेंस तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपने कमेंट से अवगत कराएं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हमें ज़रा ज़रूरत है आपके सब्सक्रिप्शन की। बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, बड़ी हिम्मत से, बड़ी मेहनत से रिसर्च करते हैं, तब आपके सामने खबरें लेकर आते हैं, जानकारियाँ लेके आते हैं और कोशिश करते हैं तमाम कि सारे फैक्ट ठीक हो। फिर भी कोई छोटी मोटी गलती हो ही सकती है, तो अगर गलती हो तो हम उसे सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जो सपना इस नाचीज को रात में आ गया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या देश में जुडिशरी में एक बहुत क्लियर मतलब लाइन होनी चाहिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन से जज को, किसी को गवर्नरशिप दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, तत्काल रिटायरमेंट के कितने दिन बाद उन पर, मतलब ये फ्रेमवर्क क्लियर हो, ताकि ऐसी कोई आशंका, ऐसा सपना ना आए जैसे मुझे आ गया ना। नमस्कार।